Hello and Jai Hind student. Let's begin a very simple chapter of business studies, authority, responsibility and accountability. तो क्या है ये तीन टर्म, बहुत डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टर्म डेलीगेशन की। हाँ, क्या आप कभी घर का कोई सामान लेने बाहर गए? हाँ, मम्मी ने आपको भेजा, जाओ बेटा बाहर से मैगी का एक पैकेट ले आओ। तो तुमने मम्मी से पैसा लिया, ध्यान से सुनिएगा, तुमने मम्मी से पैसा लिया और बाजार जाकर के या पास के नियर बाय शॉप में जाकर के मैगी खरीदा और मम्मी को लाके दे दिया। बचे हुए बैलेंस पैसे है ना, मम्मी को लाके लौटा दिए। क्या हुआ इसमें, आइए समझते हैं। इसमें मां के पास अथॉरिटी है। हाँ, अथॉरिटी मतलब होता है ऑर्डर या हुक्म देने का पावर, डिसीजन मेक करने का पावर है मां के पास, मदर के पास है। उन्होंने एक ऑर्डर दिया, एक डिसीजन लिया कि तुम जाओ, तो तुमको उन्होंने अपने खरीदने का पावर दे दिया। खरीदने का हक तो मां के पास था, पैसे तो उनके पास थे, पर उन्होंने उसमें से कुछ पैसा तुमको दे दिया कि जाओ मैगी लेके आओ। ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल को, ये तीनों टॉपिक इसी एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। तो अथॉरिटी थी मदर के पास, मदर ने उसमें से कुछ अथॉरिटी आपको दे दी ताकि आप एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि बाजार जाना है, मैगी का पैकेट खरीदना है, दुकानदार को पैसे देने और बैलेंस पैसे लेके आने हैं सामान के साथ। तो आपने ऐसा कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली। आपको अब देना है अकाउंट, आपको अब देना है हिसाब। तो बचे हुए पैसे लाके मम्मी को दे दो, है ना, सिंपल। आइए समझते हैं अब इसी पूरी टॉपिक को, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आइए समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है डेलीगेशन। तो डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन इज ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी ट्रांसफर हुई हमारे एग्जांपल में। तो वैसे आप बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से समझेंगे तो जो टॉप में बैठे ऑफिसर्स हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, ये अपनी कुछ पावर्स को डेलीगेट कर देते हैं। तो अथॉरिटी को ट्रांसफर करता है कौन? सुपीरियर करता है सबऑर्डिनेट को। याद रखिएगा, सबऑर्डिनेट कभी भी सुपीरियर को अथॉरिटी नहीं दे सकता। सबऑर्डिनेट तो वैसे ही छोटा है रैंक में, हमेशा सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अपने कुछ अथॉरिटी देंगे। अथॉरिटी मतलब डिसीजन मेकिंग पावर देंगे। और क्या करेंगे? एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। पहला काम करेंगे कि वो आपको अथॉरिटी देंगे, अथॉरिटी के साथ क्या देंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, है ना। और तीसरा काम क्या करेंगे? क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और अब आपको उसका हिसाब देना होगा, आपको उसके बदले रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे, जवाब देने होंगे कि यह काम हुआ या नहीं हुआ। तीनों स्टेप बाय स्टेप है। आइए अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं डेलीगेशन की। अकॉर्डिंग टू मार्टिन एंड बार्टोल, ये डेफिनेशन इजी थी इसलिए मैंने आपके लिए डेफिनेशन रखी है। असाइनमेंट ऑफ, तो डेलीगेशन क्या है? असाइनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ मैनेजर्स वर्क। याद रखिएगा, कोई भी अपनी पूरे पावर्स, पूरी अथॉरिटी आपको नहीं डेलीगेट करेगा, क्योंकि अगर पूरा कर देगा तो फिर आप उसके बराबर हो जाएंगे ना। हमेशा अपने कुछ कामों को जो रूटीन नेचर के होते हैं वो आपको डेलीगेट करता है। समझ गए? सबऑर्डिनेट्स को सारा पावर नहीं देते हैं। तो पार्ट ऑफ द मैनेजरियल्स वर्क टू अदर्स अलोंग विद दी, जब वो आपको क्या देते हैं? अपना पार्ट, अपना एक हिस्से का पावर दे देते हैं, साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी नेसेसरी, और उस काम के लिए जो पावर चाहिए वो दे देते हैं। अब मम्मी आपको कहें जाइए बाहर से मैगी ले आइए, और आपको पैसा भी ना दे और आपको घर से बाहर भी ना जाने दें, अब बताइए कहां से मैगी लाएंगे? थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, मुझे यकीन है तब भी तुम ले तो आओगे मैगी, ना, बिना बाहर निकले भी। समझ गए ना? पर क्या कहना चाहते हैं यहां पर? डेलीगेशन के अंदर ये सारे, ये तीनों एलिमेंट्स आ जाते हैं। आइए अब समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन के तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं, तीन कह सकते हैं पार्ट्स हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहली बात करते हैं अथॉरिटी की। तो अथॉरिटी क्या है? राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड। कमांड देना मतलब ऑर्डर देना। सोचिए,
आपके क्लास में आपका टीचर आपको ऑर्डर दे रहा है, कंप्लीट दिस वर्क, ब्रिंग दिस प्रोजेक्ट वर्क, क्या कहते हैं? ये क्या है? अथॉरिटी। उसके पास अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी क्या है? किसी के पास जो अधिकार है ऑर्डर देने का अपने सबऑर्डिनेट्स को, और टू टेक एक्शन, और उसके पास यह भी पावर है कि वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल टीचर के खिलाफ कर सकता है। समझ गया ना? क्योंकि उसके पास क्या है? अथॉरिटी है। तो क्लियर है अथॉरिटी मतलब क्या? अथॉरिटी मींस वो पावर टू कमांड, किसी को ऑर्डर देने का पावर है, टू एक्ट एंड नॉट टू एक्ट। क्या कहना है उस कमांड में, उस ऑर्डर में? किसी को बताना है कि ऐसे करो या ऐसे मत करो, ठीक है, जो हमारे लिए फिट है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट है, हमारे रूल्स के लिए जरूरी है। ऐसे काम को अथॉरिटी के द्वारा कराया जाता है। अब आता है फीचर्स ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी अगेन क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अथॉरिटी कमांड करना होता है, दूसरों को कंट्रोल करना होता है। ये तो बात ही है। अथॉरिटी राजा के पास, समझ गए, असीमित अथॉरिटी है ना, क्योंकि राजा या डिक्टेटर के पास अनलिमिटेड पावर है। और अथॉरिटी का डेलीगेट की जा सकती है? मैंने कहा हां, अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, पर याद रखिएगा कोई भी कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं करता है, बल्कि उसकी जरूरत भर की अथॉरिटी डेलीगेट करता है। और क्या करना होता है? अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। कभी भी सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक अथॉरिटी नहीं फ्लो कर सकती है। और अथॉरिटी के अपने खुद के क्या है? एक सर्टेन लिमिट्स है। इसका मतलब है कि अथॉरिटी जब भी दी जाएगी तो एक सर्टेन लिमिट तक दी जाएगी, मतलब जो भी काम करना है विद इन दिस रेंज करना है। अब अथॉरिटी आई कैसे? हां, सोचिए तो अथॉरिटी आई कैसे? मैं आपको तीन तरीके से बताऊंगा, तीन सोर्सेज बताऊंगा जिससे अथॉरिटी आ सकती है। पहला तो है फॉर्मल अथॉरिटी, मतलब जिसके लिए आपको फॉर्मल, ऑफिशियल, फॉर्मल शब्द ऑफिशियल है, ऑफिशियल पावर मिला है किसी काम का। सोचिए आप एक कंपनी में हैं और आपको उस कंपनी का सीईओ बना दिया गया है, अरे भाई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया है, या एक मैनेजरियल पोस्ट आपको दे दी गई है, तो आपके पास आ गई है फॉर्मल अथॉरिटी। क्लियर है? तो फॉर्मल अथॉरिटी कब आती है? ये अथॉरिटी तब आती है जब कोई टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे टॉप मोस्ट बैठा व्यक्ति है, वो क्या करता है? डाउनवर्ड अपने कुछ पावर्स दे देता है। जैसे कि कंपनी के एग्जांपल में है, कंपनी में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? शेयरहोल्डर्स के पास है। अब शेयरहोल्डर्स क्या करते हैं? मिलकर के डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अपॉइंट करते हैं, और ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर कौन दे रहा है? ये फॉर्मल अथॉरिटी। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर आ गया, शेयरहोल्डर ने पावर दे दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, मैंने कहा सीईओ। तुमको मैंने कहा कि कंपनी का सीईओ बना दिया जाए, सारे डिसीजन लेने के पावर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जो क्या करता है, फिर क्या करता है? वो अपने भी पावर को डिपार्टमेंटल हेड्स में बांट देता है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, होगा कि नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे कई डिपार्टमेंट होंगे, अपने कुछ कुछ पावर्स वो उनको डेलीगेट कर देता है। इस तरह से हर मैनेजर, अलग डिपार्टमेंट मैनेजर है, उसके पास उतनी ही अथॉरिटी है, उतना ही ऑर्डर देने का अधिकार है जितना कि उसे दिया गया है। उसके लिमिट के बियॉन्ड वो काम नहीं कर सकता है। अब सोचिए परचेज मैनेजर के पास पावर है कि वो फाइनेंस चेक कर सके बिजनेस का? नहीं। समझ गया ना? फाइनेंस को चेक करने का अधिकार, फाइनेंस मेंटेन करने का अधिकार सिर्फ फाइनेंशियल हेड के पास होगा। तो पावर है, विद इन द लिमिट है। तो ये हो गया फॉर्मल, क्योंकि इसके लिए आपको क्या मिली? ऑफिशियल पावर मिल गई। ठीक है, आपको थ्रू ऑफिस पावर मिला। कुछ पावर, कुछ अथॉरिटी एक्सेप्टेंस से भी मिलती है। सोचिए आप एक कंपनी में, हां तुम एक कंपनी में हो और तुम चैलेंज लेने वाले बंदे हो, मतलब कुछ भी काम तुम्हें देंगे तुरंत करने को तैयार हो जाएगा, हाँ हाँ दीजिए मैं करने को तैयार हूं। तो ऐसे लोगों को क्या मिलती है? एक्सेप्टेंस अथॉरिटी। कई बार सुपीरियर्स क्या करते हैं, देखते हैं कि सबऑर्डिनेट में से कौन है जो हर काम को एक्सेप्ट करता है, उसे कोई भी काम दो वो ना नहीं करता है, ये दे दो हाँ मैं कर लूंगा, अच्छा ये करोगे हाँ मैं कर लूंगा। तो ऐसे को कहते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की खास बात क्या है कि इसमें सुपीरियर
ओबीडियंस चाहता है सबऑर्डिनेट से, मतलब सुपीरियर चाहता है कि मैं जिसको ऑर्डर दूं वह उस ऑर्डर को हां से करे, ना न कहे, ठीक है ना। तो द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, अब इसका जो भी असर पड़ेगा वो ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। अच्छा, ज्यादातर ऑर्डर्स जो होते हैं वो फुल्ली एक्सेप्टेबल होते हैं, मतलब जो सबऑर्डिनेट है वो पूरे के पूरे एज इट इज सारे ऑर्डर्स क्या करता है, पूरे करने को, कंप्लीट करने को वचन दे देता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कुछ काम करने को तो तैयार होते हैं, कुछ के लिए ना भी कर सकते हैं, दे मे से नो। और या तो कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे भी है कि सीधे मैनेजमेंट के मुंह पे कहते नहीं हो सकता हमसे, भाई ये चाहिए। इट कैन बी, याद रखिएगा, यहां पर एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, हां कर दिया कि हां मैं तैयार हूं उस काम को करने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना नहीं कर सकते आप, समझ गए। तीसरा और आखिरी टाइप है अथॉरिटी का, वो है कॉम्पिटेंस अथॉरिटी। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कई बार मैनेजमेंट या ऊपर के बैठे सुपीरियर्स अथॉरिटी आपको देते हैं, पावर आपको देते हैं, कब, जब आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर कोई स्किल है, एबिलिटी है, आपके अंदर कोई कॉम्पिटेंसी है जो आप ही कर सकते हैं। सोचिए, आप एक अकाउंट्स के एक्सपर्ट हैं, आपको सीए की डिग्री मिली हुई है, तो कंपनी का फाइनेंस आपको दे दिया जाएगा कि ठीक है आज से कंपनी का फाइनेंस आप मेंटेन करेंगे, आप कंपनी के रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो आपकी कॉम्पिटेंसी पे काम दिया गया है आपको, समझ गए। एक एग्जांपल और दो, अब हिटलर था, हाँ एडोल्फ हिटलर की बात कर रहा हूं, वो पर्सन ऑफ चेरिस्मेटिक पर्सनैलिटी था, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी था। उसके पास जो पावर थे वो किससे आए, वो पावर उसने क्या कर दिया, अपनी पर्सनैलिटी से बना लिया, लोगों को स्पीच दे करके, लोगों के बीच पहुंच करके अपनी एक अलग पहचान बनाई, बन गया वो लीडर, है ना, बन गया वो अपनी कॉम्पिटेंसी से, अपनी काबिलियत से लीडर। अब यही एक चाय वाला भी है जो आपको और हम सबको लीड कर रहा है। सोचिए, चाय बेचने वाला व्यक्ति 10 साल से देश को चला रहा है, और आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अथॉरिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी की। अथॉरिटी में कौन कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। पहला प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल है फंक्शनल डेफिनेशन। इसमें बताया गया है कि अथॉरिटी फंक्शन पे डिपेंड करती है। फंक्शन मतलब होता है आप किसी चीज में स्पेशलाइज्ड है क्या, तो आपको अथॉरिटी उसी काम की मिलेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप अकाउंट्स में अच्छे हैं, आपको सीए की डिग्री प्राप्त है, तो आपको अकाउंट्स का काम दिया जाएगा। इसे काम दिया गया है फंक्शनल डेफिनेशन के हिसाब से, मतलब अथॉरिटी देनी है, पर किसको कौन सी अथॉरिटी देनी है, वही अथॉरिटी देनी है जिसको वो बेटर कर सकता है। इमेजिन करिए आपके स्कूल को, अपने स्कूल को इमेजिन करिए, तो आपके मैथ्स का टीचर मैथ्स की डिग्री लेके आया है, वो जरूर एमएससी इन मैथ्स रहा होंगे, उन्होंने बीएड मैथ्स से किया था, एमएड मैथ्स से किया होगा, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन होगा, तभी वो आपके स्कूल में मैथ्स पढ़ा रहे हैं। सिमिलरली अकाउंट्स के टीचर भी, तो फंक्शन के बेसिस पे जिस पे वो स्पेशलाइज्ड है। और दूसरा है डेलीगेशन ऑफ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। कई बार अथॉरिटी इस बेसिस पे दी जाती है, अर्थात पावर इस बेसिस पे दिया जाता है कि आपसे एक्सपेक्टेड है, मतलब मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि ये पर्टिकुलर काम आप कर सकते हैं। सो इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट आपको ये काम दे दिया जाता है, समझ गए। तीसरा है पैरिटी, मतलब इक्वालिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी को सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी दे देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, तो वो तानाशाही करने लगेगा, तो वो डिक्टेटरशिप करने लगेगा। हाँ, मोदी और या एडोल्फ हिटलर, तो उसके पास सारे पावर्स हैं, वो मिसयूज कर सकता है उसको। सोचिए, इमेजिन करिए इसका उल्टा कर दे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, सारी जिम्मेदारी दे दीजिए, पावर कुछ मत दीजिए उसको, वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि काम तो उसके पूरे होंगे नहीं, क्योंकि इसके पास जिम्मेदारी बहुत सारी है, जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसके पास पावर ही नहीं है। आप समझ गए, तो दोनों के बीच में पैरिटी होनी चाहिए, समझ गए। मतलब अथॉरिटी दो तो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, ताकि वो उसका यस रीजन दे पाए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड।
इसमें कहा गया है कि सुपीरियर एक ही होना चाहिए, वन सुपीरियर। सुपीरियर कितने होने चाहिए? वन सुपीरियर ओवर सबऑर्डिनेट। अगर सबऑर्डिनेट्स बहुत सारे हैं तो भी सुपीरियर कितना हो उसका एक ही हो। मतलब ज्यादा बॉसेस मत रखो, क्योंकि जैसे दो या दो से अधिक सुपीरियर होंगे सबऑर्डिनेट्स में केओस पैदा हो जाएगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, डिसलॉयल्टी पैदा हो जाएगी। इसीलिए सुपीरियर या ऑर्डर देने वाला व्यक्ति एक होना चाहिए। इसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। और स्केलर चेन क्या कहती है? स्केलर चेन कहती है कि जब चेन ऑफ कम्युनिकेशन से, अर्थात जब इंफॉर्मेशन फ्लो हो तो हायरार्की से फ्लो हो। समझाने के लिए आपको एक चेन बना के दिखाते हैं। अब आप देखिए, एक चेन मैंने बनाई है कुछ इस तरीके से, आपको दिखेगा ये ए है। अब यहां पर है, अज्यूम करता हूं ए, इसका ऊपर है बी, इसके ऊपर है सी, इसके ऊपर है डी। ये सबऑर्डिनेट है और सबऑर्डिनेट का सुपीरियर, उसका सुपीरियर, उसका सुपीरियर एंड सो ऑन। तो ये जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो सबसे नीचे दिख रहा है आपको, ये डायरेक्टली अपने अपने इमीडिएट सुपीरियर के पास जा सकता है, पर उसके सुपीरियर के पास नहीं जा सकता है। अगर ए को मैसेज डी तक भेजना है तो ही हैज टू पास थ्रू दिस चेन। तो चेन ऑफ कम्युनिकेशन, चेन ऑफ अथॉरिटी बनी हुई है, इसका नाम है स्केलर चेन। ठीक है ना? ऐसे ही ऊपर से भी जब ऑर्डर्स फ्लो होंगे तो इस ऑर्डर से ही फ्लो होंगे नीचे। समझ गए? अथॉरिटी टॉप टू बॉटम आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में हर दिन तो रूटीन चलती है, बार बार वही काम रिपीट करना होता है, पर कभी ऐसा भी होता है कोई नॉन रिकरिंग नेचर का काम आ जाता है या कोई एक्सेप्शनल स्टेप आ जाता है जो रोज नहीं हो रहा है, तो इसका रिपोर्टिंग इमीडिएट टू दी बॉस होना चाहिए, इमीडिएट टू दी सुपीरियर होना चाहिए। मतलब समझ गए क्या है? इसमें कहा गया है कि अगर कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा काम ऑर्गेनाइजेशन में है जो कि अनयूजुअल नेचर का है, नॉट रिपीटिंग या रिकरिंग नेचर का है, उस टास्क को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंफॉर्मेशन सुपीरियर तक पहुंचना चाहिए, ताकि क्या हो, अगर कोई एरर, कोई मिस्टेक या कोई गड़बड़ हो तो तुरंत उसके क्या हो, उसको रोका जाके संभाला जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इमेजिन करिए, आपके क्लास का एग्जांपल देता हूं कि आपके क्लास में जो क्लास टीचर है आपकी, हाँ तुम्हारी जो क्लास टीचर है, उसने तुम्हें क्लास का मॉनिटर बना रखा है। तुम्हें तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मॉनिटर बन करके। हाँ भाई, मॉनिटर बन गया तो अपना तो राज चलेगा क्लास में। चलो जिसको मन करे, यस यू सिट डाउन। टीचर नहीं है तो हाँ, पहले तो बचपन का याद करो, तो क्लास के बोर्ड में लिख देते थे नाम, यस यू आर टॉकिंग, तुम्हारा नाम लिख देते हैं। अभी टीचर को तुम्हारा रिपोर्ट बना के, स्लिप बना के टीचर को तुम्हारा नाम देते हैं, मोस्ट टॉकेटिव बॉय गर्ल, क्या कहते हैं। तो उस समय आपको क्या मिला था? डेलीगेशन। आप अपने सुपीरियर को, जो कि आपकी क्लास टीचर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि क्लास में साइलेंस हो, और अगर साइलेंस नहीं हुआ, क्लास शोर शराबा करेगी, बच्चे लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो अकाउंटेबिलिटी भी तुम्हारी होगी, है कि नहीं है? तो ये है डेलीगेशन। आइए समझते हैं अब डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस। तो डेलीगेशन इफेक्टिव मैनेजमेंट करने में मदद करता है। वो कैसे? क्योंकि जो रूटीन नेचर के काम होते हैं, जो रेगुलर करने वाले काम होते हैं, अक्सर सुपीरियर्स क्या करते हैं, ये अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं, जो काम बार बार होता है। इससे क्या फायदा होगा? इससे उनके पास एक ब्रीदिंग स्पेस आ जाएगी। मतलब क्योंकि अगर वो हर काम करने के चक्कर में रहेंगे तो वो काम पूरा नहीं कर पाएंगे। कौन? सुपीरियर्स। इसीलिए सुपीरियर्स जो रूटीन नेचर का काम है, अपने वर्कलोड को शेयर कर देते हैं। किसको? अपने सबऑर्डिनेट्स को। और जो सिर्फ हाई प्रायोरिटी वाले टास्क होते हैं, वो टास्क जो आप बांट नहीं सकते, वो सिर्फ मैनेजर्स या अथॉरिटीज अपने पास रखते हैं। बाकी सारे रिपीटिंग या रिकरिंग नेचर के टास्क को वो सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं। समझ गया ना? इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे जो मैनेजमेंट है, जो टॉप पे बैठे लोग हैं,
वो अपने दिमाग को, अपनी एनर्जीज को किस में यूज करेंगे? नए आइडियाज को खोजने में दूर करेंगे, नई चीजों को एक्सप्लोर करने में लगाएंगे। आइए दूसरा पॉइंट, इंप्लॉय डेवलपमेंट। इमेजिन करिए एक ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स को रोल दिया गया है, सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी दी गई है, तो वो सबऑर्डिनेट जिसको पावर मिला है, वो उस पावर के साथ जब एक्ट करेगा, अपने साथ उस काम को करेगा, तो नई चीजें सीखेगा। क्या उसको सीखने को मिलेगी? उसको नए स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलेगा, उसको मौका मिलेगा कि उसके अंदर भी अगर कोई छुपा टैलेंट होगा तो वो निखार पाएगा। भाई मौका तो देना ही पड़ेगा ना। एम्प्लॉइज को हम काम दे रहे हैं, नए नए तरीके से बता रहे हैं कि ये चीज ऐसे करनी है, ये आपको काम कंप्लीट करके आना है, तो उसके अंदर का टैलेंट बाहर आएगा। समझ गया ना? सो एम्प्लॉइज को भी मौका मिलता है अपने एरियाज को एक्सपेंड करने का, ग्रो करने का। और सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है? यही एम्प्लॉइज फ्यूचर में आपके लिए मैनेजर बन सकते हैं। मतलब अब आपको कंपनी के लिए जो नया मैनेजर खोजने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करिए आपके स्कूल में कोई टीचर है जो जूनियर क्लासेस में टीचर है, अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, हाँ ऐसी कोई टीचर होगी जो आपके स्कूल में प्रमोट कर दी गई होगी, वो जूनियर क्लासेस की टीचर से वो सीनियर क्लास में आ गई होंगी, या इवन कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जो शायद कोऑर्डिनेटर स्कूल के बना दिए गए हैं, वाइस प्रिंसिपल बना दिए गए हैं, और या तो प्रिंसिपल भी बना दिए गए हैं। जैसे कि पहले मैं भी टीचर था, अकाउंट्स का टीचर था, बहुत सालों से अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, पर प्रमोट होते 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 आई बिकेम अ प्रिंसिपल। तो एम्प्लॉइज डेवलपमेंट का पूरा चांस है। और क्या फायदा मिलता है? देखिए डेलीगेशन करने से, डेलीगेशन करने से मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज आता है। सही बात है। इमेजिन करिए कि आप एक सबऑर्डिनेट है, मैंने कहा था तुम क्लास के मॉनिटर बना दिए गए हो, तो तुम्हें एक अलग सा मोटिवेशन था, अच्छा मैं क्लास का मॉनिटर, जरूर मुझे क्लास टीचर अच्छा समझती है, जो स्कूल के लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, वो मुझ पर भरोसा करते हैं, तभी तो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो कई बार डेलीगेशन करने से सबऑर्डिनेट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, सबऑर्डिनेट की एस्टीम बढ़ जाती है, और उसको भी अपने काम को शो करने का मौका मिलता है। तो क्या फायदा हुआ? सबऑर्डिनेट्स मोटिवेट हो जाएंगे, इवन दूसरे सबऑर्डिनेट्स का भी मोरल इंक्रीज होगा कि आज इसको मौका मिला है, कल हमें भी मौका मिल सकता है। समझ गया ना? तो बहुत फायदा मिलेगा। और क्या फायदा है? फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ एंड इवन डाइवर्सिफिकेशन। सोचिए आप कोई और नया काम करना चाहते हैं, बिजनेस की नजर सोचिए, आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आपको नए लीडर्स, नए मैनेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सारा काम अपने कंधे पे तो न लेना है, तो सबऑर्डिनेट्स को सिखाते जाएंगे धीरे 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 धीरे। तो क्या कहना चाहते हैं? डेलीगेशन से एम्प्लॉइज को मौका मिलता है कि वो डेवलप करें, सीखें, मैनेजरियल काम सीखें, डिसीजन ले पाए, और ऐसा करने से क्या हो जाएगा? हम धीरे धीरे उन पर टास्क इंक्रीज कर सकते हैं, हम नए ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं, नया वर्कफोर्स डेवलप कर सकते हैं, और इवन बिजनेस की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। इमेजिन करिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा है, रिलायंस है, ये कैसे चल रही है? किसके दम पे चल रही हैं? यस, उनके बेस्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट के दम पे चल रही हैं, और उनके द्वारा किए गए डेलीगेशन पे चल रही हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हायरार्की। मतलब हायरार्की कैसे पता चलेगी? रैंकिंग, है ना, कि कौन टॉप है कौन नीचे, कैसे पता चलेगा? डेलीगेशन से पता चलेगा। वो कैसे सर? जो टॉप पे बैठा है वही तो ऑर्डर देगा, वही तो अथॉरिटी देगा। मतलब अगर आपको स्टैब्लिश करना हो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, तो आपको डेलीगेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप सुपीरियर तभी है जब आप ऑर्डर नीचे पास ऑन करेंगे। ठीक है ना? तो इट डायरेक्टली रिलेट्स टू द एक्सटेंट एंड द फ्लो ऑफ अथॉरिटी। कौन कितनी अथॉरिटी दे सकता है अपने सबऑर्डिनेट को, यही डिसाइड करता है उसका हायरार्की। ठीक है ना? नेक्स्ट टर्म जो बार बार आ रहा था वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी, मतलब ऑब्लिगेशन टू डू अ टास्क। चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ये वो एलिमेंट है जो ऑब्लाइज करता है, क्या? ऑब्लाइजिंग अ सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। मतलब ये आपकी हिंदी वर्ड बोले तो जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन देखें, ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कून्स उडूनल। क्या डेफिनेशन है? इट इज द ऑब्लिगेशन, की टर्म है ऑब्लिगेशन, याद कर लीजिए, ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन्ड एंड इंप्लाइड ड्यूटी। किसी पर्टिकुलर ड्यूटी को करना जो असाइन की गई है, उसे जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा करना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना? जैसे मैंने लेसन के बिगिनिंग में कहा था कि आपकी मदर ने आपको
जिम्मेदारी दी है कि जाओ मार्केट से मैगी लेके आओ। आप समझ गए? तो मैगी लेके आना बाजार से घर तक, ये आपकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी कुछ फीचर्स। पहला फीचर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह का ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है किसी काम को करना जो आपको असाइन किया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते। अब मम्मी ने तुम्हें दिया कि जाओ मैगी लेके आओ, तुमने अपने घर में जो मेड काम करती है उसको भेज दिया, जाइए शांता भाई आप मैगी लेके आइए। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं? जवाब है नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों? हम तो अपनी मेड को कह देते हैं। उस समय आप उसके सुपीरियर बन के कह रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। बट एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर सकता है, ठीक है ना। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, वो भी एंटायरली। इसका मतलब है वो नहीं ला पाएगी या वो सामान खराब ले आएगी, जिम्मेदारी आप ही की होगी। शांता भाई अगर ले भी आती है मैगी, टूटी हुई मैगी ले आती है, खराब मैगी ले आती है, एक्सपायरी वाली मैगी ले आती है, मम्मा आपको डांटने वाली हैं। क्या समझे? इट अराइजेस फ्रॉम द डेलीगेटेड अथॉरिटी। अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पैदा होती है? डेलीगेशन से पैदा होती है। जब आपको डेलीगेट किया गया था अथॉरिटी, तो साथ में दी गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट, अथॉरिटीज हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है। ध्यान दीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है, अथॉरिटी मैंने बोला डाउनवर्ड फ्लो करती है, ठीक है ना। मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को देता है अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट जवाब देता है ऊपर, ठीक है। नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आता है अगला वर्ड है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का कई बार वर्ड जो है आंसरेबिलिटी से मैच करता हुआ नाम आता है। अर्थात अब आंसर देना लास्ट में, मतलब जवाब देना, हिंदी वर्ड है जवाबदेही। तो अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपको आंसर देना पड़ता है कि फाइनल जो आपको टास्क दिया था वो उसका क्या रिजल्ट आया, जो मैंने आपको काम दिया था वो पूरा हुआ नहीं हुआ। मैंने कहा था मम्मी ने भेजा मैगी ले आओ, 50 का नोट दिया था, मैगी तो 14 रुपए की थी, तुमने मम्मी को बैलेंस कितना 36 रुपीज लौटा दिया और मैगी का एक पैकेट भी दे दिया। तुमने दे दिया अपना अकाउंट, अपना हिसाब, इसीलिए नाम है अकाउंटेबिलिटी, हिसाब देना। तो अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैकफार्लैंड, क्या डेफिनेशन है? इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिपोर्ट। क्या करना? रिपोर्ट करना अपने सुपीरियर को कि मैंने क्या वर्क डन किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली गई थी उसमें मैंने क्या काम कंप्लीट कर लिया, इसको रिपोर्ट करने को कहते हैं आंसरेबिलिटी करना, अकाउंटेबिलिटी करना। आइए इसके भी कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है अकाउंटेबिलिटी एक तरह की आंसरेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेटेड नहीं की जा सकती, मतलब एट ऑल डेलीगेट नहीं कर सकते, एकदम भी डेलीगेट नहीं कर सकते, ठीक है। एट ऑल मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ कर सकते थे, अकाउंटेबिलिटी तो एकदम ही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखा, अथॉरिटी से पैदा हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पैदा हुई थी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और नेक्स्ट अगेन ये भी फ्लो कहां करती है? अपवर्ड, मतलब सबऑर्डिनेट किसको अकाउंटेबल है? सुपीरियर को। आइए तीनों में अब रिलेशन भी देख लेंगे, हाँ एक तरह से डिफरेंस भी समझ लेंगे इसी पॉइंट्स में। तो अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट की जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली जाती है, अज्यूम्ड कर ली जाती है, और अकाउंटेबिलिटी तो मुझ पर थोपी जाती है, इंपोज की जाती है, मुझे कहा जाता है कि तुम जिम्मेदार हो इसके लिए। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी, ऑब्वियस बात है अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, और अकाउंटेबिलिटी किससे आई है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो आप ऐसे समझ लीजिए अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी पैदा होती है। क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया। आइए अब आते हैं इन तीनों के टर्म्स के अलावा जो वर्ड है वो है डेलीगेशन का पैटर्न। दो तरह के डेलीगेशन किए जा सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर किसी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एक छोटा सा बिजनेस है, एक छोटी सी होलसेल की शॉप है या एक जनरल स्टोर है, वहां पर बहुत ज्यादा काम बटा नहीं होता है। एक इंडिविजुअल या दो लोग या 3-4 लोग ही क्या करते हैं? पूरे बिजनेस को संभाल रहे होते हैं। एक सेल्समैन होते हैं, एक अकाउंट्स में बैठा होता है, एक मालिक होता है। यही होगा ना, कभी गए हो ना किसी शोरूम वोरूम में, बस
तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन चलता है। ये क्या होता है? जब डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड ऑफ द फ्यू होता है, उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। सारी अथॉरिटी किसके पास है? फ्यू हैंड्स में। अर्थात कुछ ही लोग जो टॉप पे बैठे हैं, जो हायर अथॉरिटीज हैं, वही सारा डिसीजन ले रहे हैं। वो अपना डिसीजन आगे पास ऑन नहीं कर रहे हैं, अथॉरिटी ज्यादा लोगों को नहीं दे रहे हैं। बस इसी को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन एक सिस्टमैटिक तरीका है, एक कंसिस्टेंट रिजर्वेशन है। क्या चीज का रिजर्वेशन है? अथॉरिटी का। अथॉरिटी को किसी ही लोगों पे, कुछ ही लोगों पे क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। फर्दर अथॉरिटी नहीं बांटी जा रही है। ठीक है ना? सोचिए एक फैमिली बिजनेस है। हाँ, एक फैमिली बिजनेस है, मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ बच्चे मिलकर के एक फैमिली का बिजनेस चला रहे हैं, मतलब फैमिली के लोग चला रहे हैं और स्टाफ उसमें काम कर रहे हैं, पर उनको अथॉरिटी नहीं दी जाती है। समझ गया ना? तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी है, उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। हाँ, फैमिली बिजनेस समझ गए ना? और डिसेंट्रलाइजेशन, चलो एक एग्जांपल देते हैं। रिलायंस की बात करते हैं, कितने सारे काम है। रिलायंस पेट्रोकेमिकल, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस जियो, है ना, रिलायंस सीमेंट्स, और पता नहीं क्या 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 क्या। तो एक आदमी इतना काम थोड़ा देख रहा है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं और फाइनल लेवल तक अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है अप टू द लास्ट मैन। तो इस केस में जहां नंबर ऑफ पीपल्स बहुत काम कर रहे हैं, वहां पे अथॉरिटी डिवाइड की गई है अप टू द लास्ट लेवल। इसे कहते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। तो बड़ी इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल पे काम करने में सेंट्रलाइजेशन से काम चलेगा ही नहीं। स्मॉल बिजनेस में तो चल जाएगा, ठीक है ना, और बड़े बिजनेसेस में जहां बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, जहां लार्ज नंबर ऑफ लोग एम्प्लॉइज है, तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पे क्या होता है? यहां पे डेलीगेशन ऑफ पावर होता है, अर्थात डिसीजन मेकिंग पावर होता है थ्रू आउट दी लेवल्स। सारे लेवल्स में क्या करते हैं? डिसीजन लेने का पावर हम बांट देते हैं। तो हर एक के पास एक पर्टिकुलर पावर है काम करने का, और वो अपने कुछ पावर को फर्दर डेलीगेट करता है, फिर उसके आगे एंड सो ऑन। समझ गया? लास्ट लेवल तक पावर डेलीगेट किया गया है। तो हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन हो रहा है, इवन डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, इवन आपके स्कूल में भी हो रहा है। एग्जांपल से बताऊं, प्रिंसिपल के पास टॉप मोस्ट पावर है, किसी को रेस्टिगेट करना है, किसी का एडमिशन लेना है, पर गार्ड के पास अपना अलग पावर है। एंट्री टाइम उसको मालूम है कि इतने बजे स्कूल का गेट बंद कर देना है, उतने बजे के बाद वो स्कूल का गेट बंद कर देता है। वो चाहे तो स्कूल के स्टूडेंट्स के अंदर अलाउ ना करे, क्योंकि उसके पास पावर है, अथॉरिटी है स्टूडेंट को स्टॉप करने की, है कि नहीं है? उसी तरह से क्लास टीचर्स के पास एक अलग अथॉरिटी है, स्टूडेंट्स को क्लास में पनिश करना, स्टूडेंट्स को क्लास में क्वेश्चन करना, उनको होमवर्क कंप्लीट करने देना, है ना? तो इस तरीके से काम बटा हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में एक लाइन में डिफरेंस समझते हैं। हेनरी फ्यूल, जिसको हम फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, जनरल मैनेजमेंट के फादर है हेनरी पापा, है ना, हेनरी फ्यूल, क्या कहते हैं ये? एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट। जब जब हम सबऑर्डिनेट्स के रोल को बढ़ाते जाएंगे, हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। इसका रिवर्स कर दो, एवरीथिंग दैट गोज टू डिक्रीज the role of subordinate, then it becomes centralization। समझ गए? सेंट्रलाइजेशन डिसीजन में बस एक वर्ड का अंतर आ गया। आप आइए अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो कि काम को कहता है सबऑर्डिनेट्स को बांटो, पावर दो। याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते, और अकाउंटेबिलिटी तो एकदम ही नहीं कर सकते। तो डेलीगेशन क्यों करते हैं? बर्डन लेस करने के लिए करते हैं। डेलीगेशन का स्कोप भी नैरो है, क्योंकि आप सिर्फ अपने नेक्स्ट इमीडिएट को डेलीगेट करते हैं। इसमें काम जो रूटीन नेचर का है वो सिर्फ दिया जाता है, ठीक है? ये कंपलसरी काम है, हर बिजनेस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन तो होता ही है। मैंने कहा था तुम्हारे घर में भी डेलीगेशन है। छोटे छोटे कामों के लिए पेरेंट्स आपको डेलीगेट करते हैं, बेटा तुम जाओ ये करके आओ, बेटा ये जाओ वो करके आओ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो डेलीगेशन तो हर जगह है। अब डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें सबऑर्डिनेट का रोल इंक्रीज करना होता है, उनको ऑटोनॉमी देनी होती है, अर्थात डिसीजन मेकिंग पावर देनी होती है। तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। हमने तुम्हें काम दे दिया, मुझे काम चाहिए। इसका स्कोप भी वाइड है, क्योंकि इसमें लास्ट लेवल तक, लोएस्ट लेवल तक क्या करना होता है? पावर को बांट देना होता है। और तो और ये ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी है, अर्थात डेलीगेशन रखना कि डिसेंट्रलाइजेशन रखना,
ये कौन डिसाइड करेगा? टॉप मैनेजमेंट के लोग डिसाइड करते हैं। उनको डिसाइड करना है कि डिसेंट्रलाइजेशन की डेलीगेशन। और तो और ये एक ऑप्शनल पॉलिसी है, जोर जबरदस्ती पे डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है? फ्रॉम द डिस्क्रिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। आइए अब डेफिनेशंस और सारी चीजों से डिफरेंस समझते हैं। पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेलीगेशन इज हैंडलिंग ओवर द अथॉरिटी फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। जबकि इसमें क्या होता है? अथॉरिटी इज डेलीगेटेड सिस्टमैटिकली, रिपीटेडली, कीवर्ड देखो, टू द लोएस्ट लेवल। यहां पर ए काम बी को दे रहा है, इसे कहते हैं डेलीगेशन। पर यहां ए काम बी को सौंप रहा है, बी अपना काम सी और डी को दे रहा है, सी और डी अपना काम इतने सारे लोगों को बांट रहे हैं, और फिर वो फर्दर और बांट रहा है। अब ये क्या है? ये है डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखा इसमें कितना अंतर है और इसमें कितना अंतर है। तो जब लास्ट लेवल तक, लोएस्ट लेवल तक हम क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग पावर बांट देंगे, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाएगा। अगेन, डेलीगेशन एक मैनेजमेंट की टेक्निक है, जबकि ये मैनेजमेंट की एक फिलॉसफी है। डेलीगेशन सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अर्थात आप डेलीगेट तो कर देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जाएगी नहीं, काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही रहेगी। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चले जाएगी, जो भी हेड होगा उसके ऊपर आ जाएगी। अच्छा, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? मैंने कहा हां, हर ऑर्गेनाइजेशन की एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। डेलीगेशन के बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। छोटे से छोटे बिजनेस में डेलीगेशन करना पड़ेगा। सोचिए, अगर एक वन मैन शो है, मान लेते हैं एक इंडिविजुअल है, एक छोटा सा जनरल स्टोर चला रहा है और एक हेल्पर रखा रहा है लड़का। एक जनरल स्टोर व्यक्ति चला रहा है, घर के बगल में है, और उसके पास एक छोटा सा लड़का है हेल्पर, तो भी डेलीगेशन तो करता ही है। सामान को दिखाना, निकालना, रखना, इधर उधर सजाना, ये सब हेल्पर करता है। पर पैसा करना, गिनना, हिसाब बनाना, मेंटेन करना, ये वो ओनर रखता है। तो यहां भी डेलीगेशन है। छोटे से छोटे, मैंने कहा एग्जांपल दिया कि जगह शॉप पे भी डेलीगेशन है। तो डेलीगेशन तो नेसेसिटी है, जबकि ये मैंने कहा एक नेसेसिटी नहीं है, ये एक ऑप्शनल पॉलिसी है। अच्छा, डेलीगेशन में सबऑर्डिनेट्स को फुल फ्रीडम नहीं होता है, उनको कुछ लिमिटेड अथॉरिटी दी जाती है, कुछ लिमिटेड पावर दिया जाता है, जबकि इसमें आपको ज्यादा फ्रीडम है, क्योंकि इसके बाद आप जिम्मेदार भी ज्यादा होंगे। यहां पर अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में है? सुपीरियर में, डेलीगेशन में। इसमें कंट्रोल किसके हाथ में है? डे टू डे कामों के लिए उसके हेड्स, उनके पर्टिकुलर हेड्स बनाए गए हैं, उनके पास है। और यहां पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट होता है। यहां पर उसके भी आगे, उसके आगे क्या है? एक सेमी ऑटोनॉमस रिलेशनशिप, अर्थात मोर पावर, मोर डेलीगेशन, अर्थात डेलीगेशन टू दी लास्ट लेवल तक करने का पर्पस होता है। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर। हां, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार कॉमर्स पर जो आपका चैनल है, अगर आपने इसे सपोर्ट किया तो आपके लिए ढेर सारा कंटेंट लाऊंगा, बट मुझे चाहिए आपके ढेर सारे कमेंट्स, ढेर सारे प्यार भरे मैसेजेस, और आप क्या चाहते हैं अगला मैं चैप्टर आपके लिए बनाऊं। अगर ये टॉपिक समझ में आ रहा है, यस, ये टॉपिक समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक कर देना। और मुझे एनकरेज करने के लिए एक ही काम कर सकते हैं, तभी मैं और आपके लिए ढेर सारे कंटेंट्स, एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाऊंगा। ये सारे नोट्स भी आपको एब्सोल्युटली फ्री दे दूंगा। हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए, यस, डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, क्लास 11 के जो हमारा ग्रुप का नाम है, जानते हैं क्लास 11 के ग्रुप का नाम क्या है? हमारे क्लास 11 के हमारे ग्रुप का नाम है रॉक स्टार्स। ठीक है, तो आप है मेरे रॉक स्टार्स। रॉक स्टार ग्रुप है जिसमें हम बहुत सारे कंटेंट्स आपके लिए ला रहे होते हैं। हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाइए, इसमें आपके लिए खूब सारे यस मटेरियल होंगे, ये इवन नोट्स भी वहीं पर मिल जाएगा। हाँ, आप चाहे तो हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है सर तरुण रूपानी। कहां मिलेगा? अरे भाई, गूगल प्ले स्टोर में जाओ, वहां जाओ, सर्च कर लो। और स्टार कॉमर्स आपका एकमात्र सपोर्ट होगा, जिसमें आपके लिए सारे मेजर सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे। बट आपका चाहिए मुझे ढेर सारा प्यार, लाइक्स। गॉड ब्लेस यू, बाय।